Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. Dear friends, today I am going to discuss some important questions which are related to grammar section, and these all questions are based on time and tense. जी हाँ दोस्त, आज हम लेकर के आए हैं ग्रामर सेक्शन का टाइम एंड टेंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है ये क्लास 11th 12th के अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या आर्मी क्लर्क हो गया, या फिर सीजीएल, सीएचएसएल, या अन्य जो भी इंग्लिश जो पूछे जाते हैं जिस एग्जाम्स में, जैसे स्टेट भी हो गया, या बीपीएससी, या मतलब बीपीएससी में जो भी टीचर की वैकेंसी होती है और जो लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से होते हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि माय फादर डैश योर ब्रदर इन द मार्केट यस्टरडे। यानी कि इस वाक्य में जो अंत में जो ये यस्टरडे जो लिखा हुआ है, यस्टरडे का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को और छोटा कर ले। देखिए, तो ये जो वर्ड है ना, यानी टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, टाइम को देख करके हम टेंस के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ यस्टरडे जो लिखा है, इसका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्त, तो यानी कि इस सेंटेंस में हमें वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन यानी सेकेंड फॉर्म में मेट है। उसके बाद यहाँ हैड प्लस मेट, यानी कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे मिट्स जो है ये वर्ब का पांचवा रूप है, और यहाँ मिट जो है वर्ब का पहला रूप है। तो इसमें हमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म की आवश्यकता है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो मिट का सेकेंड फॉर्म मेट होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्त, यहाँ एक बात आप याद रखिएगा कि ये मिट जो है ना, मिट हम एक ऐसे भी लिखते हैं MEAT, और इस मिट का मतलब होता है मांस, और इस मिट का मतलब होता है मिलना। तो देखिए, यानी कि वैसे अंग्रेजी के शब्द जिनका स्पेलिंग अलग हो और उनका हिंदी अर्थ भी अलग हो, बट उनका प्रोनाउंसिएशन जो हो, जो उच्चारण जो हो, वो उच्चारण सेम हो, तो फिर वैसे शब्द को हम होमोफोन्स बोलते हैं। वैसे शब्द को होमोफोन्स कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं WRITE, राइट। ठीक है, जिसका मतलब लिखना। और एक और हम लिखते हैं RIGHT, राइट। इसका मतलब दाया होता है या सही भी होता है। ठीक है ना, तो देखिए दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, बट अर्थ अलग है, स्पेलिंग अलग है, तो वैसे शब्द को हम होमोफोन्स कहते हैं। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सी टॉक्स, वह ऐसा बात करती है, एज इफ मानो, मानो जैसा सी डैश माई मदर, मानो जैसा वह मेरी माँ है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड दिया हुआ है एज, इस एज इफ का मतलब होता है मानो जैसा। यानी ये जो वाक्य है ना, ये बीते हुए समय की एक अधूरी कल्पना। ठीक है, हम मान रहे हैं कि वह मेरी माँ हो, इस तरह से बात करती है।
तो ऐसे वाक्य के लिए ना इस तरह के सेंटेंस में हम अब हमेशा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ सिर्फ एक ही वर्ब का प्रयोग करते हैं हम वेयर। बट यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे सी के साथ या तो ईच का प्रयोग कर देंगे या फिर वाच का प्रयोग कर देंगे, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। और इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें सिर्फ ये जो एज इफ लिखा है, ये एज इफ ही नहीं बल्कि इनके अलावा अर्थात ऐसे जो वाक्य होते हैं जिसमें एज इफ का प्रयोग एज इफ का प्रयोग दिया हुआ रहता है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लें। हाँ, देखिए यहाँ जो एज इफ लिखा हुआ है यानी ऐसे वाक्य जिसमें एज इफ का प्रयोग हो, इसके अलावा एज दाउ का प्रयोग हो, ठीक है, या फिर आई विश का प्रयोग हो, WISH विश का प्रयोग हो, या फिर इफ वनली का प्रयोग हो, या इट इज टाइम का प्रयोग हो, तो इस तरह के वाक्य में हम यहाँ पे सी के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो वाक्य अनरियल पास्ट का बोध करता है और वास्तविक जो बीते हुए समय की बात होती है ना उसका जिक्र करता है। इसलिए सही जो आंसर होगा वो वेयर। हालांकि इसका सही उच्चारण जो होता है वर हम करते हैं, यानी बोलेंगे सी टॉक्स एज इफ सी वर माय मदर, यानी वह ऐसा बात करती है मानो वह मेरी माँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, he will have reached the station before the train dash, यानी कि वह स्टेशन पहुंच चुकेगा। अब कब पहुंच चुकेगा, तो ट्रेन खुलने से पहले, बिफोर है। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें दो तरह के रूल्स होते हैं। एक होता है जिसमें ये बनाया जाता है कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, और एक होता है खुल चुकेगी, ठीक है। या इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, और एक होता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। तो दोनों में अलग अलग कंडीशन को हम यानी अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, एक पास्ट परफेक्ट में होगा, तो दूसरा जो वाक होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। बस ये ध्यान रखना है कि पास्ट का कनेक्शन पास्ट से होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो विल हैव रिच्ड लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। तो अगर एक वाक फ्यूचर परफेक्ट का है तो दूसरा वाक आपका सिंपल प्रेजेंट का होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अर्थात पास्ट परफेक्ट का कनेक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होता है, बट फ्यूचर का कनेक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट से होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम द ट्रेन है, तो इसके लिए यानी अगर द ट्रेन सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 वर्ब का पहला या पांचवा रूप लिखेंगे। तो ट्रेन एक है यानी सिंगल ट्रेन की बात होगी तो वर्ब का पांचवा रूप होगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। लेकिन अक्सर यानी गलतियां कहाँ होती है कि यहाँ पे सेकेंड यानी V2 के रूप में प्रयोग करके अक्सर गलतियां लोग करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे विल हैव के जगह पे अगर हैड होता, ठीक है, तो इसका मतलब होता कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, ठीक ना, तब हम यहाँ पे स्टार्टेड का प्रयोग हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे खुल चुकी थी नहीं बल्कि खुल चुकेगी। तो जब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो दूसरा जो सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखा कि बाय दिस टाइम टुमारो, यानी कि कल इस समय तक, इस बाई का अर्थ होगा यहाँ तक, नेहा डैश होम,
नेहा विल रिच होम, नेहा घर पहुंचेगी, या नेहा सेल हैव। तो देखिए नेहा के साथ सेल का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ वुड हैव का भी प्रयोग, वुड हैव रिच्ड का भी प्रयोग नहीं होगा। एक बात याद रखिए ना कि जब टाइम से पहले अगर बाई का प्रयोग हो ना, तो बस बिना सोचे समझे ये ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट में होते हैं जिसमें समय से पहले बाई का प्रयोग होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद हम सेल विल का प्रयोग करते हैं, और सेल विल के बाद हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए नेहा के साथ विल होगा, उसके बाद यहाँ हैव हो गया, और उसके बाद रिस्ट थर्ड फॉर्म हो गया, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वास्को वास्को द दे गम्मा डैश इंडिया। देखिए वास्को डे गम्मा जो है, इसको वास्को डी गम्मा ऐसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं। वास्को डी गम्मा ने भारत की खोज की, तो वो तो समय या फुल स्टॉप छूट गया है, वो तो समय बीत चुका है, और जो समय बहुत पहले हो चुका है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ हैज बीन डिस्कवर्ड, यानी कि वास्को डी गम्मा भारत का खोज कर चुका है, या भारत की खोज की गई है। तो देखिए चुका चुकी का प्रयोग वैसे वाक्य में हम करते हैं जो काम हाल फिलहाल में बीता हो, लेकिन ये भारत की खोज जो हुई थी ये हाल फिलहाल में बीती हुई बातें नहीं है, बहुत पहले की बातें हैं, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो देखिए यहाँ हैड भी नहीं होगा, हैड डिस्कवर्ड भी नहीं होगा, हैज डिस्कवर्ड भी नहीं होगा, बल्कि इसमें हम वाज डिस्कवर्ड का भी प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम सेकेंड फॉर्म डिस्कवर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ यू डैश मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। यानी यहाँ पे कंडीशन की बात हो गई, शर्त की बात हो गई। एक वाक्य से शर्त का बात होता है और दूसरे से परिणाम का। यहाँ और शर्त वाले वाक्य के शुरू में हम यानी इफ या अनलेस या फिर व्हेन, ठीक है, या अनटिल निम्नलिखित कंजंक्शन से वाक्य की शुरुआत करते हैं। तो अगर वाक्य में दो भाग हो, देखिए यहाँ से यहाँ वाक्य में दो भाग है, एक से शर्त का बात हो रहा है और दूसरे से परिणाम का बात हो रहा है, तो जिससे रिजल्ट की बात होती है, परिणाम प्राप्त होता है, उसको हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट से, फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं। और जिससे शर्त का बात होता है उसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है दोस्त, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि दोनों ये जो पार्ट है दोनों फ्यूचर से नहीं बनेगा, ठीक ना। तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद V1 और V5, तो यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गिव सेकेंड फॉर्म है, विल के साथ मॉडल के साथ V1 है, और यहाँ पे गिव्स V5 है। तो मॉडल का प्रयोग तो दोबारा यहाँ पे विल गिव होगा नहीं, यानी कि गिव होगा। इसका मतलब है कि इफ यू, अगर तुम, गिव मी ब्लड, अगर तुम मुझे खून दोगे, आई शल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये सेंटेंस हमें याद दिलाता है सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि उन्होंने ही ये नारा दिया था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में है कि सोहन डैश एट दिस मोमेंट। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब किसी वाक्य के अंत में यानी वाक्य में टाइम के रूप में अगर दिया हो एट दिस मोमेंट हो, या फिर एट प्रेजेंट हो, या फिर हो एट दिस टाइम,
या फिर लिखा हो नाउ, या लिखा हो नाउ अडेज, नाउ डेज, या फिर लिखा हो ओ सॉरी, या फिर लिखा हो दिस डेज। तो ये सभी जो है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन सब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एट दिस मोमेंट है ना, तो इससे हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, यानी कि वर्ब का जो चौथा रूप होता है। तो आप देखिए वर्ब का चौथा रूप इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, हैड बीन प्लेइंग और इज प्लेइंग, ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जबकि हमें सिर्फ चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 20 क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ के, ऋषभ डैश ऑब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ऋषभ जो है वो एक लंबे समय से क्या है, ऑब्सेंट है, अनुपस्थित है। तो लंबे समय से अनुपस्थित है, यानी ये सेंटेंस और ए लॉन्ग टाइम, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज और हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे ऋषभ के साथ हैज और थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ ऋषभ के साथ हैज का प्रयोग हुआ, और उसके बाद यहाँ पे बिन का प्रयोग थर्ड फॉर्म के रूप में हुआ है। ऋषभ के साथ हैव का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऋषभ एक नाम है। ठीक है, और ये जब ये क्वेश्चन हम बना रहे थे ना, तो मेरा लड़का है जिसका नाम ऋषभ है, वो बोला कि पापा जी यहाँ पे मेरा नाम दीजिए। ठीक ना, तो चलिए बच्चों की खुशी के लिए भी कुछ काम एक करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। ठीक ना, और अगर नाम हम यहाँ पे दूसरा दिए थे कोई दिक्कत नहीं है, नाम से कोई इशू नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि वी शैल ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम इफ द प्रिंसिपल डैश अस। देखिए एक और हम जो आप पीछे क्वेश्चन बताए थे, जरा उसको हम दिखाते हैं, और उसी से रिलेटेड है कि अगर तुम मुझे खून दोगे, अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। तो यहाँ पे वो था ना कि एक शर्त का बात हो रहा है और एक परिणाम का, बस सेम क्वेश्चन ये भी है। 9 नंबर भी बिल्कुल उसी रूल पे रिलेटेड है। देखिए यहाँ कह रहा है कि वी सेल ऑर्गेनाइज, यानी हम लोग आयोजित करेंगे, क्या चीज आयोजित करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो ये तो हो गया कि हम लोग आयोजित करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, अगर शर्त यहाँ है, अगर प्रिंसिपल हमें अलाउ करते हैं तब। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इफ से शुरू होने वाला जो पार्ट है, इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V1 V5। तो यहाँ प्रिंसिपल एक है, तो इनके साथ वर्ब का पांचवा रूप लिखेंगे। तो देखिए वर्ब का पांचवा रूप, एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ब का पांचवा रूप अगर ढूंढना हो, ठीक ना, तो उसके अंत में एस होता है। जिस वर्ब के अंत में एस है, बस उस एस को देख के आप समझ लेंगे कि ये वर्ब का फिफ्थ रूप है, फिफ्थ फॉर्म है। तो देखिए यहाँ अलाउज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। माई फादर विल हैव सेंट मनी, मेरे पिताजी पैसे भेजेंगे, बिफोर आई डैश होटल, मतलब कि मेरे होटल पहुंचने से पहले। तो देखिए पीछे भी इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन बताए थे कि ट्रेन खुलने वाली बात, ठीक ना, कि उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकेगी, और उसमें बताया था कि एक फ्यूचर परफेक्ट, तो दूसरा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि फ्यूचर का कनेक्शन प्रेजेंट से होता है, बट पास्ट का कनेक्शन ही पास्ट से होता है। ठीक है दोस्त, तो देखिए ये फ्यूचर परफेक्ट से है, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिच, द रिच होटल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि द पेशेंट
डैश मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम। हाँ देखिए दोस्त, यहाँ पे केम है ना, तो ये केम है, यानी कि ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो पार्ट है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट पर है। तो जब एक पास्ट इंडेफिनिट पर है तो दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट पे होगा। लेकिन अगर वही एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो ये वाला पार्ट फ्यूचर परफेक्ट का होता। यानी कि यहाँ पे हमको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है, तो पास्ट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, यहाँ है। हैड प्लस टेकन, यानी कि द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी दवा ले चुका था। हालांकि इस तरह के सेंटेंस अक्सर लोग या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था ऐसी इस बातें, लेकिन भाई मारने की बात ना की जाए, ठीक ना। रोगी दवा ले चुका था, रोगी जल्दी ठीक हो जाए, मरने की बात ना की जाए, ठीक है। ये सब बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ कह रहा है कि सी डैश सी, एक मिनट, देखिए सी डैश टू स्कूल एवरी डे एट 9 o'clock। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि जब भी हम एवरी डे हो या डेली हो या रेगुलर हो, ठीक है, ये पता नहीं क्या आ गया भाई। अच्छा देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में ये जो एवरी डे है, यानी एवरी डे का प्रयोग या डेली का प्रयोग या रेगुलर का प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एवरी डे का प्रयोग करते हैं, तो इसमें सी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म हमें लिखना होगा, पांचवा, ठीक है। यानी कि वह प्रतिदिन 9 बजे विद्यालय जाती है, ठीक है दोस्त। इसमें हम एवरीडे से हम समझ पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। एवरीडे हो या फिर डेली लिखा हो या फिर रेगुलर लिखा हो या फिर यूजुअल लिखा हो, ठीक है, या ऑफन लिखा हो, ठीक है दोस्त। तो ये सभी जो वर्ड होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, अभी हम बताए थे कि जब भी समय के पहले बाई का प्रयोग, देखिए यहाँ बाई लिखा हुआ है ना, डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट। हाँ देखिए जब भी बाई का प्रयोग अगर किया गया हो टाइम में, टाइम से पहले, तो बाई का प्रयोग हम प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि बाई दिस टाइम टुमारो, यानी इस समय तक कल वह जो है अपना काम पूरा कर चुकेगा। इस टाइम के पहले अगर बाई दिया है तो बस इसी से हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल विल के बाद हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो देखिए ही के साथ शैल का प्रयोग होगा नहीं, विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है दोस्त। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, उनका भविष्य में भी अगर कोई प्लानिंग होती है काम की, तो भले वो भविष्य में होता है काम का प्लानिंग, लेकिन जब भी हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। और बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को। तो इस नेक्स्ट संडे को देख करके अगर आप यहाँ विल गो का प्रयोग करेंगे तो पढ़ने और समझने में बड़ा सटीक लगेगा कि प्रधानमंत्री अगले रविवार को ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो विल गो कर। लेकिन नहीं, जब मतलब कि योजनाएं निश्चित होती हैं बड़े बड़े लोगों की या कोई आयोजन का, तो उसके लिए जब समय निर्धारित है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद V1 V5, तो प्रधानमंत्री दुनिया के एक होते हैं तो इनके साथ वर्ब का पांचवा रूप लग जाए, यानी कि गोज होगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में है कि अमन डैश स्कूल बिफोर द बेल रिंग। देखिए यहाँ रिंग का सेकेंड फॉर्म है रैंक, यानी घंटी बजने से पहले अमन जो है वो विद्यालय पहुंचा। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, जो वो बताए थे इसके पहले वाले जो क्वेश्चन की डॉक्टर के आने से पहले रोगी दवा ले चुका, बिल्कुल उसी पे है। तो अमन के बाद हम हैड का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म तो देखिए आपका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि माई मदर यूजली, देखिए यूजुअली बताया था ना कि डेली का प्रयोग, यूजुअली का प्रयोग या रेगुलर का प्रयोग या एवरीडे, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि मेरी माँ प्रायः हर सुबह मंदिर जाती है। तो मेरी माँ, माई मदर, माँ एक होती है, इसके लिए वर्ब का 5वां रूप लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिड ही डैश ए रेड कार लास्ट मंथ। जब भी लास्ट की बात हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, या प्रीवियस हो, या बिफोर 2 days हो, या बिफोर यस्टरडे, ऐसे करके अगर कुछ हो बीते हुए टाइम की अगर बात करें ना, तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट काम प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का अगर आप प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहने पे वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ डिड नहीं होता तब हम यहाँ वर्ड का प्रयोग कर सकते थे, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता तब। इसलिए सही आंसर जो होगा वो। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। सी आस्क्ड मी व्हाट आई डिड। देखिए ये एक इनडायरेक्ट स्पीच का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टेंस से रिलेटेड है। अगर ये सेकेंड फॉर्म में आस्क्ड है तो ये वाला पार्ट भी पास्ट का ही बनेगा। तो वांट फर्स्ट फॉर्म है, हैव वांटेड ये भी प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा लेकिन यहाँ वांटेड होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20, यानी और दो क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि विक्रम विक्रम डैश ए कार व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। जब दाम घटेगी ना तभी विक्रम क्या करेगा, कार खरीदेगा। तो देखिए यहाँ पे कम्स है, 5वां रूप है। ठीक है, और ये वही बात हो गई शर्त और परिणाम का, ठीक ना। तो यहाँ पे ये 5वां रूप अगर लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट से बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे हम, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ विक्रम विल बाई, यानी कि विक्रम एक कार खरीदेगा जब दाम यानी कम होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देयर डैश द बस। देखिए ये जो चिन्ह है ना, जब किसी वाक्य की शुरुआत हियर या देयर से हो और वाक्य के अंत में ये जो है ना चिन्ह हो, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह हो, तो बस इसको देख के समझ जाना कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनता है तो बात एक बस की हो रही है, यानी कि देयर गोज द बस, वहां बस जाती है, यानी कि एकदम आश्चर्य में भाव प्रकट कर रहा है, वहां बस जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5वां गोज का प्रयोग करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और हम पहले भी बताए थे और अभी भी बता रहे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 11, 12, 9, 10 ही नहीं बल्कि बहुत बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन देख के पूछता है या फिर कॉमन एरर में पार्ट वाइज करके भी सेंटेंस पूछ लेता है। तो कभी हम कॉमन एरर का भी हम वीडियो लाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।